Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 पार्ट बी पब्लिक न्यूसेंस, जो कि डील करता है सेक्शन 133 टू 143। पब्लिक न्यूसेंस को आईपीसी के सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे जनरल पब्लिक के राइट का इंटरफेरेंस हो रहा है या पब्लिक को डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है। सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू चैप्टर 10 पार्ट बी सेक्शन 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। 133 जो है इसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि सेक्शन 133 पावर किसको देता है। 3 अथॉरिटियों को ये पावर देता है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली एम्पावर किया हुआ है। ऑलराइट, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जब मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करता है या अदर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, सूचना मिलती है, तो फिर ये एविडेंस लेगा, विचार करेगा और जैसा भी वो ठीक समझे कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। किन परिस्थितियों में कंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा? तो ऐसी 6 परिस्थितियां बताई गई हैं। पहली, अगर किसी लोक स्थान या मार्ग पर, लोक स्थान या मार्ग पर, नदी या जलसानी पर कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति ऐसी बाधा या न्यूसेंस को क्रिएट कर रहा है, मजिस्ट्रेट उसको ये कंडीशनल ऑर्डर देगा कि वही इस बाधा या न्यूसेंस को हटा दीजिए। कितने टाइम के अंदर हटाना होगा, जो भी ऑर्डर में फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो थी पहली परिस्थिति। अब दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यापार या उपजीविका को चलाते हैं जो कि कम्युनिटी की हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट के लिए हानिकारक है, या आप ऐसा कोई पदार्थ या वाणिज्य रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है कि आप ऐसे व्यापार या उपजीविका को बंद कर दीजिए या रेगुलेट कीजिए। तीसरी परिस्थिति ये है कि आप किसी बिल्डिंग का इस तरीके से निर्माण कर रहे हैं या किसी पदार्थ का वैनन कर रहे हैं जिससे संभावना है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाएगा, तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देगा कि आप ऐसी बिल्डिंग के निर्माण और पदार्थ के वैनन को रोक दीजिए या बंद कर दीजिए। चौथी परिस्थिति ये है कि कोई बिल्डिंग, टैंट, स्ट्रक्चर या कोई पेड़ ऐसी कंडीशन में है कि वो कभी भी गिर जाएगा, मतलब जर्जर स्थिति में है, और अगर गिर जाए तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को या आसपास से गुजरने वाले लोगों को उससे इंजरी होगी, तो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को ये ऑर्डर करेगा, जो व्यक्ति ऐसी बिल्डिंग, टैंट या स्ट्रक्चर, पेड़ का स्वामी है या जिसका उस पर कंट्रोल है, कि भाई या तो ऐसी बिल्डिंग, टैंट, स्ट्रक्चर, पेड़ को वहां से हटा दिया जाए या सपोर्ट लगा दिया जाए। बिल्डिंग्स वगैरह है तो आप फिर अच्छे से रिपेयर कर दीजिए। पांचवी परिस्थिति ये है, किसी सार्वजनिक स्थान या मार्ग के आसपास, पब्लिक प्लेस है या रास्ता है, उसके आसपास कोई तालाब, कुआं या खनन है जिससे जनता को खतरा है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश देगा कि वहां बाड़ लगा दी जाए। छठी परिस्थिति ये है कि कोई डेंजरस टाइप का एनिमल है जिससे लोगों को खतरा है, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश देगा कि इस एनिमल को डिस्ट्रॉय किया जाए, कन्फाइन किया जाए या अदर डिस्पोज किया जाए। तो ये थी ऐसी 6 परिस्थितियां जिसमें डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कंडीशनल ऑर्डर दे सकता है। साथ ही मजिस्ट्रेट एक शोकॉज नोटिस जारी करके उसको विकल्प भी देगा कि अगर वो ऐसा करने में आपत्ति करता है तो उस टाइम और प्लेस पर जो भी ऑर्डर में फिक्स किया जाएगा, मजिस्ट्रेट या उसके सबऑर्डिनेट के सामने हाजिर हो और कारण बताओ कि क्यों ना इस कंडीशनल ऑर्डर को फाइनल कर दिया जाए। ध्यान रखें, 133 में जो ये कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है ये अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम कहाँ पर होगा? धारा 136 में और धारा 138 में। फॉर्म नंबर कहाँ पर दिया हुआ है इसका? सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 20 में। सब सेक्शन 2 कहता है कि धारा 133 में मजिस्ट्रेट के सम्यक रूप से दिए गए आदेश को किसी भी सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका जो स्पष्टीकरण है वो बताता है कि लोक स्थान में क्या क्या शामिल होगा। तो स्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो लोक स्थान में शामिल होंगी। दूसरा, पड़ाव की मैदान, कैंपिंग ग्राउंड। तीसरा, सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पस के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी
लोक स्थान में शामिल होंगे। अब सेक्शन 133 में जो आदेश दिया गया है उसकी तामील कैसे की जाएगी ये बताता है सेक्शन 134। सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की तामील या अधिसूचना। तो दो तरीके बताए गए हैं, पहला समन की तामील की तरह और दूसरा उद्घोषणा करके। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो आदेश की तामील उसी तरीके से की जाएगी जैसे समन की तामील होती है, और अगर नहीं इस तरीके से की जा सकती है तो सब सेक्शन 2 कहता है कि उस आदेश की तामील उद्घोषणा द्वारा अधिसूचित करके की जाएगी। जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाए और उसकी एक कॉपी ऐसी जगह पर चिपका देंगे जहां पर उस व्यक्ति को इत्तला मिल सके, जो भी इस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। सेक्शन 133 में कंडीशनल ऑर्डर दिया गया, 134 में उसकी तामीली कर दी गई। अब 135 जो है ये उस व्यक्ति को दो विकल्प देता है। देखते हैं सेक्शन 135। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। पर्सन टू whom order is addressed to obey और so cause। कौन से दो विकल्प दिए गए हैं? पहला कि वो उस आदेश का पालन उसी रीति से और उतने समय के भीतर करे जो भी आदेश में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं वो आदेश का पालन करना चाहता तो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो और कारण दर्शित करे। अब ना तो व्यक्ति आदेश का पालन करता और ना ही हाजिर होकर कारण दर्शित करता, तो सेक्शन 136 जो है ये कहता है कि वो व्यक्ति इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 188 में दी गई पेनल्टी के लिए लायबल होगा और उस आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा। कौन से आदेश को? 133 में जो कंडीशनल ऑर्डर दिया गया था। नाउ सेक्शन 137 ये कहता है कि जहां वो व्यक्ति लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है तो क्या प्रक्रिया होगी। प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब 133 का आदेश इसलिए दिया गया कि किसी मार्ग से, स्थान से, नदी या जल सारणी से न्यूसेंस को हटाया जाए, तो जब वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है, मजिस्ट्रेट जो है उससे ये प्रश्न करेगा, उससे ये पूछेगा कि क्या आप वहाँ पर पब्लिक राइट के अस्तित्व से इनकार करते हैं। अगर वो बोल देता है कि हाँ पब्लिक राइट नहीं है, तब मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 138 कार्यवाही करने से पहले इस बात की ही जांच करेगा कि वहाँ पर पब्लिक राइट है या नहीं। अब सब सेक्शन 2 कहता है कि जब जांच हो गई और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो बंदा जो पब्लिक राइट के अस्तित्व से इनकार कर रहा था उसके फेवर में, उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि विश्वसनीय हैं, तो उस प्रोसीडिंग को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड ना कर दे, क्योंकि सेक्शन 133 जो है वो पब्लिक न्यूसेंस पर रोक लगाता है, प्राइवेट पर नहीं। अब अगर उस व्यक्ति के समर्थन में कोई एविडेंस ही नहीं है तो अंडर सेक्शन 138 कार्यवाही की जाएगी। अब एक कंडीशन ये आती है कि अगर वो व्यक्ति पब्लिक राइट के अस्तित्व से इनकार ही नहीं करता या अपने सपोर्ट में एविडेंस ही नहीं दे पाता, तब क्या होगा। तो सब सेक्शन 3 जो है ये कहता है कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। किस लिए अलाउ नहीं किया जाएगा? कि वो पब्लिक राइट के अस्तित्व को नकारे, फिर बाद में वो इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा था, उसको चांस दिया कि आप पब्लिक राइट के अस्तित्व से इनकार करते हैं या नहीं, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 137 के जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी हैं। देखिए सेक्शन 137 में जांच इसलिए की गई कि वहाँ पर लोक अधिकार है या नहीं। सेक्शन 138 जो है इसमें जांच इसलिए की जाएगी कि उस व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस किया है या नहीं। नाउ सेक्शन 138 ये कहता है कि जहां वो व्यक्ति कारण दर्शित करने के लिए हाजिर हो गया है तब क्या प्रक्रिया होगी। 133 में आदेश दे दिया गया और 135 में उसको दो विकल्प भी दे दिए गए कि भाई या तो आदेश का पालन कर दो या हाजिर होकर कारण दर्शित कर दो। तो सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब वो हाजिर हो गया और कारण भी दर्शित कर दिए तो ऐसे मामलों में एविडेंस जो है उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे समन मामलों में लिया जाता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि 133 में उसने जो आदेश दिया था वो सही था कि हाँ भाई इस बंदे ने पब्लिक न्यूसेंस किया है, तो वो एज इट इज उस आदेश को अंतिम कर देगा। या अगर उसको लगता है कि भाई इस आदेश में थोड़ा बहुत चेंज किया जाना चाहिए, मॉडिफाई किया जाना चाहिए, तो वो ऐसे परिवर्तन के साथ उस आदेश को अंतिम कर देगा।
अब सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को समाधान ही नहीं होता कि पब्लिक न्यूसेंस किया गया है तो उस मामले में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब देखते हैं सेक्शन 139, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। ये कहता है कि अंडर सेक्शन 137 और 138 में जांच के उद्देश्यों के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी मजिस्ट्रेट को पावर होगी क्या कि वो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दे सकता है और किसी एक्सपर्ट को समन के जरिए बुला सकता है, उसका एग्जामिन भी वो कर सकता है। नाउ सेक्शन 140 ये भी मजिस्ट्रेट की पावर को बताता है कि मजिस्ट्रेट को लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति होगी। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है अंडर सेक्शन 139 मजिस्ट्रेट ने जिस भी व्यक्ति को लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश दिया था उसको रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है जो भी उसकी गाइडेंस के लिए जरूरी लगे, और मजिस्ट्रेट ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के सारे जरूरी खर्चे कौन देगा, किसके द्वारा वो दिए जाएंगे। सब सेक्शन 2 सिर्फ इतना कहता है कि जिस भी व्यक्ति ने लोकल इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी रिपोर्ट को मामले में एज अ एविडेंस रीड किया जाएगा। नाउ सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जब अंडर सेक्शन 139 एक्सपर्ट को बुलाया गया और उसको एग्जामिन भी किया गया तो मजिस्ट्रेट जो है ये निर्देश दे सकता है कि उसको बुलाने में, उसको एग्जामिन करने में जो भी खर्चे हुए हैं वो किसके द्वारा दिए जाएंगे। अब देखते हैं सेक्शन 141 ये कहता है कि जब आदेश अंतिम कर दिया गया तब क्या प्रक्रिया होगी और उसकी अवज्ञा के क्या परिणाम होंगे। 2 जगह आदेश अंतिम हुआ था, 136 में और 138 में। तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 कहता है कि जब आदेश अंतिम कर दिया गया तब मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को सूचना देगा जिसके अगेंस्ट में आदेश दिया गया है, और अगर वो ऐसा करने में अवज्ञा करता है तो आईपीसी के सेक्शन 188 की पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर नहीं वो व्यक्ति उस टाइम के भीतर काम को करता है, मतलब न्यूसेंस अभी बना हुआ है, तो मजिस्ट्रेट जो है खुद उस काम को करा सकता है, और जो भी खर्चे वगैरह होंगे वो किससे वसूल किए जाएंगे, तो जिस भी बिल्डिंग से, माल से या प्रॉपर्टी से न्यूसेंस हो रहा था उसको हटाने में जो भी खर्चा होगा उसे बेचकर वसूल कर लिया जाएगा, और अगर नहीं उसे खर्चा निकलता है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति की किसी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करके या बेचकर भी वसूल कर सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके ज्यूरिसडिक्शन में हो या ना हो। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर वो प्रॉपर्टी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है तो जिस भी मजिस्ट्रेट का वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है वो इंडोर्स करेगा, तब कुर्की और विक्रय किया जाएगा। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर गुड फेथ में अंडर दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट कोई एक्ट करता है तो उसके बारे में कोई भी वाद नहीं होगा। नाउ सेक्शन 142 ये कहता है कि जांच के लंबित रहने तक व्यादेश दिया जा सकता है। इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जांच कहाँ पर की जा रही थी, 137 और 138 में, तो जब तक वो जांच पेंडिंग है उसके पेंडिंग रहने तक व्यादेश दिया जा सकता है। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि सेक्शन 133 में जो मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर देता है उसको लगता है कि जनता को आसन खतरा और गंभीर किस्म की हानि से निवारण करने के लिए इमीडिएट उपाय किए जाने चाहिए, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है। और व्यादेश कब तक बना रहेगा, जब तक मैटर फाइनल डिटरमाइन नहीं हो जाता। नाउ सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति व्यादेश के तत्काल पालन में डिफॉल्ट करता है तो मजिस्ट्रेट को पावर होगी कि वो ऐसे खतरे को दूर करने और हानि को रोकने के लिए खुद ऐसे साधनों का यूज कर सकता है और करवा भी सकता है एज ही थिंक्स फिट, जो भी वो ठीक समझे। सब सेक्शन 3 कहता है कि अंडर दिस एक्शन गुड फेथ में अगर मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेता है तो उस बारे में कोई भी वाद नहीं चलेगा। अब देखते हैं सेक्शन 143 जो कहता है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। 143 3 तरह के मजिस्ट्रेटों को एम्पावर करता है, डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा होगा यहाँ, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने या डीएम ने एम्पावर किया हुआ है, ठीक है। तो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि इंडियन पेनल कोड में या किसी एनी अदर स्पेशल और लोकल लॉ में जो पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन किया गया है
ऐसे लोक न्यूसेंस की ना तो आप पुनरावृत्ति करें और ना ही उसको चालू रखें। किस न्यूसेंस की बात हो रही है? इंडियन पेनल कोड, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में जो भी पब्लिक न्यूसेंस डिफाइन किया गया है। 133 में तो 6 प्रकार की पब्लिक न्यूसेंस अलग से बता दिए गए जिनमें कंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा। तो सेक्शन 133 से 143 तक के प्रोविजंस हमारे कंप्लीट हुए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट सेक्शन 133 या 143 में पावर ना होते हुए भी कोई आदेश दे देता है तो उसके द्वारा की गई कार्यवाही शून्य होगी या नहीं? तो सेक्शन 461 सीआरपीसी कहता है कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं वे शून्य होंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 पार्ट सी, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, सेक्शन 144 to 144A।